Yes, good evening to all of you friends. We'll start at class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So 9 p.m. we'll start discuss my first question. Can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं. True false mode करें. अंकित, सैनी, छवि, हर्ष, शीतल, मयंक, विराट, मुक्ता, नजदान, सही मूव फॉरवर्ड अमर 3% लोग बोलेंगे देख सकते हैं तो कीबोर्ड पे कंट्रोल आ या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करिए, क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो, डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, मोबाइल ऐप से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. और फिर बुधवार को मैं उसके जवाब अपलोड करता हूँ. तो हम लोग देख रहे थे इकोनॉमी पिलर 3, इसके अंदर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्राइसिस, करेंसी एक्सचेंज रेट, ये सब देख लिया था. कुछ छोटे मोटे मुद्दे बाकी, समझो 50 मिनट 1 डेढ़ घंटे का ही काम है. लेकिन कल मैंने इसलिए नहीं खींचा क्योंकि ऐसे कंसेप्ट्स हैं कि फ्रेश माइंड से पढ़ जाए तो बेहतर है. सो वी आर हैविंग दिस क्लास ऑन मंडे. तो आसान से टॉपिक है, थोड़ी पीवाईक्यू भी देखेंगे. अब याद करो, कल हमने देखा था आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में क्या होता है. आईएमएफ का एसडीआर और उसकी रिवर्स रिजर्व ट्रांसपोजिशन गोल्ड होता है. फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं. अब ये जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है, इसमें क्या डॉलर भी रख सकते हैं, अमेरिकन सरकार का बॉन्ड भी रख सकते हैं. तो ये जो एसडीआर नहीं, एसडीआर होना चाहिए. तो आईएमएफ का एसडीआर गोल्ड, फॉरेन करेंसी एसेट्स. अब जो फॉरेन करेंसी एसेट्स आप देखें हर एक देश के फॉरेक्स रिजर्व के अंदर, तो एवरेज 55% तो उन्होंने डॉलर्स या अमेरिकन सरकार के बॉन्ड्स रखे होते हैं. फिर कुछ 2% युआन होता है, 30% यूरो होता है, बाकी करेंसी 13% ऐसा सब है. तो यानी ज़्यादातर तो आप पाएंगे इसके अंदर डॉलर है. अब इससे तकलीफ क्या होती है कि हमेशा डॉलर का क्या एक्सचेंज रेट चलता है, वी आर मतलब उसके आगे पीछे हम लगे रहते हैं. तो डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है कि हमें डॉलर के प्रभुत्व को कम करना है. उसके वास्ते क्या करना चाहिए? एक तो फॉरेक्स रिजर्व के अंदर हर एक देश कहते हैं आपसे डॉलर इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे, 30-40% ही रखेंगे. और दूसरा जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हम करते हैं कि रशिया से ऑयल मंगाया तो रुपये में पेमेंट करेंगे, डॉलर में कन्वर्ट करके नहीं करेंगे. अगर हम ये कदम उठाएं तो हम कहें वी आर डूइंग डी डॉलराइजेशन. तो देखिए, डी डॉलराइजेशन हमें करना है, इसका मतलब क्या, डॉलर का यूज़ कम करना है. तो इसके लिए एक तो ये काम हो सकता है कि मान लो हम ईरान से ऑयल मंगाए या रशिया से ऑयल मंगाए, तो रूपी करेंसी में सेटलमेंट करते हैं, रूपी रियल एग्रीमेंट, रूपी रूबल एग्रीमेंट. हमने कुछ कोशिश की जो आगे स्लाइड में देखेंगे. हमने देखा था इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में स्विफ्ट मैसेजिंग का उपयोग होता है. वो क्या था, पिलर 1 याद करो. और ये जो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम है, बेल्जियम में हेडक्वार्टर है, वेस्टर्न पावर्स का इस पे दबदबा है, तो वो भी डॉलर सिस्टम को ज़्यादा प्रमोट करता है. तो उसके मुकाबले हमें कुछ और लोकल अपनी अल्टरनेटिव, मतलब समझो कि व्हाट्सएप है तो हमें टेलीग्राम, वीचैट कुछ नया बनाना चाहिए. तो चाइना अपना कुछ डेवलप कर रहा है, रशिया अपना कुछ डेवलप कर रहा है, ब्रिक्स देश मिलकर कुछ अपना करना चाहते हैं, वी हैव टू प्रमोट दिस. तीसरा कि मान लीजिए जापान ने इंडिया को बुलेट ट्रेन के लिए लोन दिया, या चाइना ने पाकिस्तान को पोर्ट बनाने के लिए लोन दिया. तो ऐसे जो प्रोजेक्ट लोन्स होते हैं वो डॉलर के अलावा वाली करेंसी में दिए जाएं. कि जैसे बुलेट ट्रेन का लोन जापान येन में दे दे, या पाकिस्तान को पोर्ट बनाने के लिए चीन ने जो लोन दिया युआन करेंसी में दे दे, वो भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के स्वरूप में दे दे, ताकि स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का बीच में कोई लेन-देन आए नहीं, सीधा चाइना अपना जो यूपीआई जैसा सिस्टम है उसी से पैसा ट्रांसफर कर दे. ये भी क्या था, हम पिलर 1 में देख चुके हैं. तो ये सब करके वी कैन रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ डॉलर्स. तो डी डॉलराइजेशन का मतलब है वी हैव टू रिड्यूस द डोमिनेशन ऑफ डॉलर्स. तो जो ब्रिक्स देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें और भी मेंबर ऐड हुए. हम लोग गुरुवार से ये सीखना शुरू करेंगे. खैर, तो ये ब्रिक्स देश जो हैं उनकी एक समिट हुई, वहाँ पर उन्होंने बोला हाँ ये करना है भाई, डॉलर की डी डॉलराइजेशन करनी है, स्विफ्ट का अल्टरनेट मैसेजिंग सिस्टम बनाएंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाएंगे और उसी से आपस में लोन देंगे वगैरह वगैरह बोलने लगे. फिर अमेरिका में नया प्रेसिडेंट आया ट्रंप. तो ट्रंप ने ये कहा कि देखो सारी दुनिया हिला देंगे, सारे खोज गवा देंगे, अगर डॉलर को ब्रिक्स ने कर दिया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे. मतलब कि तुम सब ब्रिक्स देशों पर मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा अगर तुमने डॉलर को अंडरमाइन करने की कुछ भी कोशिश की. 100% टैरिफ मतलब समझो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका से अमेरिकन को सामान जाए $100 जिसका प्राइस हो, तो उसपे 100% टैक्स, मतलब वो $200 का हो जाता है कि अमेरिकन को खरीदे नहीं. तो अगर तुमने डॉलर को अंडरमाइन करने की कोशिश की तो मैं ऐसे सख्त कदम उठाऊंगा, ऐसा ट्रंप ने कहा. इसके बाद भारत के विदेश मंत्री ने क्लैरिफिकेशन दिया, ऑफिशियल स्टैंड बताया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ करने गए, आपको गलतफहमी हुई, ये तो किसी और ने बोला, हमने तो कुछ नहीं बोला. वी हैव नो प्लान्स टू अंडरमाइन द डॉलर. हमारी ये कोई भी ऐसी नीति भी नहीं है और ब्रिक्स में भी हम कुछ ऐसा काम नहीं करें, हमारे इससे कोई लेन-देन भी नहीं है. तो दैट इज द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग डी डॉलराइजेशन. लेकिन कदम तो उठाए थे. जैसे रशिया से हम लोग ऑयल खरीदें और उसको डॉलर में नहीं, रूपी करेंसी में हम पेमेंट कर दें, ऐसे हमने कदम उठाए, वो हमें समझ में. तो रशिया से हम ऑयल खरीद रहे हैं, उनको बोला देखो हम रुपये में तुमको पेमेंट देंगे और इसके वास्ते तुम भारत के बैंक में एक अकाउंट खोल दो और उसी में हम रुपया ट्रांसफर कर देंगे जो 50-100 करोड़ होगा. तो एक रशियन एक्सपोर्टर है, उसका बैंक रशियन बैंक होगा और हम क्या चाहते हैं कि हम रुपये में पेमेंट कर दें उसको और उससे ऑयल खरीद लें. तो हम उस रशियन बैंक को कहेंगे कि तुम भारत के किसी बैंक में एक नया अकाउंट खोल दो. तो रशियन बैंक भारत के मान लो स्टेट बैंक में अकाउंट खोल दे और स्वाभाविक अपने बैंक में अकाउंट खोला तो रुपी करेंसी में सब हिसाब किताब होगा. और फिर हम इस ऑयल का जो भी 50-100 करोड़ देना है एसबीआई के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, जो कि असल में अकाउंट किसका बना होगा, रशियन बैंक का, जिसमें असल में किसका अकाउंट होगा, ये रशियन एक्सपोर्टर का. मतलब इस साइड अगर सीधा पे करते तो डॉलर मांगता, नहीं तो कहता मुझे रूबल करेंसी दे दो रशिया की. हमने कहा भाई कोई लोड मत लो, भारत के बैंक में खाता खोल दो, हम रुपया दे देते हैं. अब सोचिए रशिया के उस एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या कहेगा, ये जो एसबीआई में खाता है वो हमारा खाता है, मतलब रशिया का खाता है, तो इट इज अवर्स, मतलब उसके लिए लेटिन शब्द है नोस्ट्रो, यानी कि उन लोगों ने नोस्ट्रो अकाउंट खोला है. हम कहेंगे हाँ भाई बराबर है, तुमने ये जो अकाउंट खोला है इट इज योर्स, ये तुम्हारा है, तो उसके लिए लेटिन में शब्द है वोस्ट्रो. तो नोस्ट्रो वोस्ट्रो बेसिकली क्या, ऐसा फॉरेनर्स के लिए भारत के बैंक में हमने अकाउंट खोल दिया और उसमें जो करेंसी के सेटलमेंट हम करेंगे. तो ये क्या नोस्ट्रो वोस्ट्रो बेसिकली से फायदा क्या, डॉलर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा रुपया दे दो और ये रशिया का एक्सपोर्टर वो लेगा. क्यों, वो सोच के जाएगा ना भाई इसकी मदद से मैं चावल, गेहूं, मेडिसिन कुछ खरीद के जाऊंगा भारत से और ले जाऊंगा रशिया. अब आप याद करो पिलर 1B, उसमें हमने एक एमसीक्यू देखा था, आई गिव यू 40 सेकंड से, इसको वापस याद करो. देखिए पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है कि रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट मतलब क्या, वो इंडियन बैंक में होता है, फॉरेन बैंक की करेंसी में वो ट्रांजेक्शन करना, वही बराबर वो सही है. दूसरा जो मामला है वो ऑलरेडी हम पिलर 1D में देख चुके हैं कि कैसे वो यूनिट के अंदर आपको ऑप्शन दिया जाए तो लोग क्या शेयर बाजार में ज्यादा इन्वेस्ट करते थे, लेकिन उसके चलते वो अंडर इंश्योर्ड पूरा इंश्योरेंस नहीं लेते थे, फिर वो मर जाए तो फैमिली को पूरा पैसा नहीं मिलता था, और ये सारी चीजें हमें इंश्योरेंस डेंसिटी के आंकड़े में दिखती नहीं थी. यानी वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट.
अब ये जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा सीरियस में, ये इंटरेस्टिंग दो कारण से, एक तो इकोनॉमिक सर्वे ने इंश्योरेंस डेंसिटी का 2 साल पहले पूछा था, दूसरा कि जब इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा जाए तो एक चैप्टर से 2 स्टेटमेंट होने चाहिए ना, एक तुम इंटरनेशनल ट्रेड का पूछ रहे हो, दूसरा इंश्योरेंस का पूछ रहे हो, मतलब क्रिस्टोफर नोलन जैसा वो उसका वो मेमेंटो फिल्म आया था वो, अब ये सीन चल रहा है फिर स्टोरी का दूसरा, फिर वो तीसरा चले उसका वो सेट ही नहीं हो, पूरा खत्म करो तब पता चले, तो इट इज जस्ट लाइक दैट, क्रेजी क्वेश्चन। इसमें से जीवन बोध क्या है, ये जो सीरियस है उसका पेपर डाउनलोड करना, उसमें हिस्ट्री तो भाई इतना टफ है कि वो आईएएस का पूछ रहा है कि सीरियस का पूछ रहा है समझ नहीं आ रहा है, तो लेकिन फिर भी कोशिश हम करते रहते हैं, हालांकि हो सकता है फिर भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। अब हमने देखा कि हम रशिया से ऑयल खरीदे और उसको रुपये में पेमेंट करेंगे, आपके बहुत अच्छी बात है, बट देयर आर सम रिस्क, जोखिम है, क्योंकि रशियन एक्सपोर्टर उसे जो पेमेंट मिला 50 करोड़ रुपये करेंसी में, वो क्या करेगा उसका, उसे भारत का सामान खरीद के ले जाएगा, या हो सकता है वो भारत के शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दे, दोनों ही जगह पर देयर आर सम चैलेंजेस। मान लीजिए हम रशियन एक्सपोर्टर को 50 करोड़ का ऑयल खरीदे, तो वो भारत से कहेगा ठीक है 50 करोड़ का तो कुछ ना कुछ गेहूं चावल एक्सवाइजेड मुझे मिल जाएगा, मैं ले लेता हूँ, लेकिन फिर हम कहें भाई तुम हमें 5000 करोड़ का ऑयल दे दो और रुपये में पेमेंट ले लो, तो वो मना कर देगा कि भाई इंडिया में इतना तो सामान है ही नहीं जिसे खरीदने में मेरी इंटरेस्ट हो, कि मैं आपको 5000 करोड़ का तो मैं कहाँ शॉपिंग करूंगा, इंडिया में इतना तो चीज़ भी नहीं है मुझे जिसमें इंटरेस्ट हो, मुझे तो आप डॉलर दे दो, क्योंकि मुझे तो जर्मनी से BMW दुबई से गोल्ड या कुछ खरीदना है, वहाँ टैक्स भी कम लगते हैं और वो सब अपना चीज़ें बहुत पसंद है मुझे, तो समझो होगा ये कि ये जो बात है रुपये में वो एक्सेप्ट करे तो अप टू सर्टेन लेवल ओनली ही विल एक्सेप्ट कि 100 बैरल में आपको बेचूंगा रुपये में बराबर है, 500 बैरल में रुपये में बेचूंगा तो नहीं मुझे नहीं बेचना है, क्योंकि मुझे तो फिर आप डॉलर में दे दो पैसा, क्योंकि मुझे दुबई से गोल्ड लेना है, सिंगापुर में से कुछ खरीदना है जहाँ टैक्स नहीं लगता। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि सब लोग सब जगह हमसे एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो जाएंगे, हम अपनी चीज़ें हमें भारत को एक्सपोर्ट में दे देंगे, रुपये हम कबूल कर लेंगे, कच के बाद वो नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग इतना बेहतर करना होगा कि BMW LG Samsung जैसी चीज़ें भारत बनाना शुरू करे, तो फिर एक्सेप्ट हाँ मुझे चाहिए, मैं मुझे पसंद है सब। ये एक बात हुई। दूसरा, अगर इस आदमी ने भारत के शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया और मान लीजिए हमने इसको जो भी 500 करोड़ रुपए का ऑयल खरीदा था और 550 करोड़ इसने भारत के शेयर बाजार में लगाए, अब अगर कल उठ के शेयर बाजार में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो ये तो डर के भाग जाएगा, अब जैसे ही वो भागेगा तो ये सारा पैसा वो जिद करेगा मुझे कन्वर्ट करके डॉलर में ले जाना है, तो तभी करेंसी एक्सचेंज क्राइसिस आ सकती है और तभी ये होगा कि शेयर बाजार अपना गिर जाएगा, तो एक हद से ज़्यादा ऐसे लोगों का भारत के शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना भी कितना सही होगा या कितना जोखिम होगा, एक्सपर्ट्स आर डिवाइडेड ओवर दैट। तो व्हेन रशियन बिजनेसमैन पंप्स टू मच मनी इन इंडियन शेयर मार्केट, फिर वो पैनिक करेगा, तो भी अब वो भागेगा तो शेयर बाजार गिरा तो मेरे आपके जैसे लोग भी पैसा जो रोक के बैठे हैं उनका भी नुकसान हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं कि डी डॉलराइजेशन या हम बात करें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, वो सब यही बात है कि सेटलमेंट करते रहो रुपये में, इट विल इंक्रीज अवर वल्नरेबिलिटीज ऑल्सो, ये हो सकता है। तो ये जो बात है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, यानी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में भारतीय रुपये को पहले से ज़्यादा उपयोग किया जाए, ग्रेटर यूज ऑफ इंडियन रुपी इन करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस इंस्टेड ऑफ डॉलर्स, इसके फायदे भी है नुकसान भी है, मैंने कुछ आपको मुद्दे बताए, बाकी हैंडआउट में दिया है सुकून से वो पढ़ना आप। आपको छोटे मोटे पोर्टल है वो देख लेते हैं। मान लीजिए टाटा ने नैनो कार एक्सपोर्ट किया अफ्रीका में और अफ्रीका के लोगों ने फॉरेन करेंसी में पेमेंट किया, अब स्वाभाविक है ये जो पूरा गेम है उसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत रतन टाटा को अलग अलग सब टैक्स में माफी मिलेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जो हम ऑलरेडी आगे के लेक्चर्स में देख चुके हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के साथ। तो स्वाभाविक है टाटा ने ये सब सरकार को देना पड़ेगा कि मैंने इतना एक्सपोर्ट किया, इतने रुपयों का, आप मेरा इतना टैक्स का पैसा रिलीज करो, माफ करो। तो इसके वास्ते टाटा जाएंगे बैंक के पास, क्योंकि समझो इन्होंने मान लो डॉलर भी पे किया होगा तो टाटा को कैश नहीं दिया होगा, वो बैंक में गया होगा, तो बैंक वाले बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट बना के दे दे कि हाँ टाटा इतने डॉलर का एक्सपोर्ट कर चुके हैं, तो स्वाभाविक है सरकार वो टैक्स में जो भी उनको फायदे देने हैं वो रिलीज कर देगी। अब पहले ये सब काम पेन पेपर से होता था तो काफी स्लो था, अब क्या बोलें कि हम डिजिटली ये बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी करेंगे ताकि जल्दी जल्दी आपका टैक्स का मैटर क्लियर हो जाए। दूसरा, मान लीजिए कोई एक इंडियन यूट्यूबर है तो अमेरिका उसको डॉलर में पैसा भेजेगा एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू का, अब स्वाभाविक है टैक्स अथॉरिटी जानना चाहेंगे कि तुम फॉरेन से कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, टैक्स भरते हो कि नहीं, तो इसके वास्ते जब भी ऐसा डॉलर या फॉरेन करेंसी का पेमेंट आता है तो बैंक वाले एक सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, और इसे टैक्स वालों को, टैक्स अथॉरिटीज को पता रहता है कि कौन कितना कमा रहा है ताकि उस पर जो भी टैक्स मांगना वगैरह क्लियर रहे, तो दैट इज फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। तीसरा, जो आपको मनी ट्रांसफर करना है, आप जानते हैं यूपीआई का प्लेटफॉर्म है पूरा, उससे जो मोबाइल टू मोबाइल मनी ट्रांसफर हो रहा है, उसी तरह आपको फॉरेन करेंसी खरीदनी है तो उसका एक एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म है जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। अब सामने एनपीसीआई वालों ने एक प्लेटफॉर्म या इंटरफेस बनाया भारत कनेक्ट, वो बेसिकली बिल पेमेंट के लिए लाइट बिल, फोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनने का प्लेटफॉर्म है। आरबीआई ये कह रहा है कि हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इससे फायदा ये हो कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वाले हैं वो फॉरेन करेंसी आसानी से खरीद पाए, इसलिए इन दोनों प्लेटफॉर्म को हम आपस में कनेक्ट करेंगे। अब आप कहें इसका क्या ही संबंध बनता है, एक लाइट बिल फोन बिल भरने का प्लेटफॉर्म, एक डॉलर खरीदने का प्लेटफॉर्म, आपस में लिंक किया तो क्या ही हो जाएगा, यू आर राइट। पर आरबीआई ने बोला इससे की दूध की नदियां बहेंगी, तो एक्सेप्ट इट, क्या ऐसा वो कुछ कर रहे हैं, वी हैव टू मेमोराइज इन वन लाइन ओनली कि भारत कनेक्ट एनपीसीआई का एफएक्स रिटेल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का है। क्या तो डी डॉलराइजेशन देखा, नॉस्टो वास्टो देखा, रूपी रूबल एग्रीमेंट देखिए, ये जो है रूपी रूबल एग्रीमेंट या रूपी रियल एग्रीमेंट, वो असल में बोलना ऐसा चाहते हैं कि हम आपसे जो भी माल खरीदेंगे उसका पैसा रुपये में देंगे, आपका बैंक खाता भारत में खोल देंगे, ऐसा रशिया को बोला, ईरान को भी ऐसा बोला था एक बार कि ईरान से ऑयल खरीदेंगे और उसको डॉलर की जगह ये रुपये में पेमेंट करेंगे और उसका बैंक अकाउंट इंडिया में खोल देंगे, नॉस्टो वास्टो, ये सब चला था। फिर बाद में अमेरिका ने काफी प्रेशर बनाया भारत पे कि तुम मत खरीदो, ईरान हमारा दुश्मन है, वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, तुम ये सब करोगे तो ठीक नहीं होगा, तो फिर भारत ने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया था। ये भी कारण है कि ईरान अपना ऑयल बहुत आसानी से बेच नहीं पाता, इस कारण से वहाँ डॉलर नहीं जाते, फॉरेन करेंसी नहीं जाती, तो उनका करेंसी काफी वीक हो गया। बीच में अभी एक न्यूज आई कि $1 की रियाल, ईरानी रियाल में कितना भाव है, 10 लाख रियाल जैसा हो गया है, क्योंकि इतने सारे सैंक्शंस लगाए तो स्वाभाविक उधर कुछ पैसा नहीं आता, तो करेंसी एक्सचेंज जैसी गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट इज युआन का बढ़ रहा है इन्फ्लुएंस। हमने देखा कैसे 2015 में आईएमएफ की ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर मैकेनिज्म या फार्मूला के अंदर युआन को ऐड किया गया। इसका मतलब क्या, उसे वो बड़ा मानते हैं कि मान लो कोई पहले टिकटॉक की रील बनाता था, उसमें नाच गान करता था, फिर डांस इंडिया डांस वाले उसको जज बना देते, इसका मतलब क्या भाई उसको हाफिज माना जाता है कि भाई तुम ही डांस करो, तुम्ही को सब आता है। तो युआन इज आल्सो एडेड इन दिस फार्मूला, दैट मींस कि आईएमएफ मानता है कि तुम एक जोरदार इकोनॉमी हो। अब ये जो युआन एसडीआर फार्मूला में ऐड हो गया, इससे चाइना को क्या फायदा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, जैसे टिकटॉक को अगर डांस इंडिया डांस का जज बनाओगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, उसको 2-4 जगह से और एडवर्टाइजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे वगैरह वगैरह। सिमिलरली यहाँ पर युआन को एसडीआर फार्मूला में ऐड करने के चलते युआन को ग्लोबल करेंसी के रूप में वो इज्जत मिलती है जो यूरो और बाकी देशों को मिलती है। इससे और क्या क्या होगा,
कि बाकी देश अपने फॉरेक्स रिजर्व में अभी कितना 55% डॉलर रखते हैं, युआन तो 2-5% कुछ रखते होंगे, वरना वो थोड़ा ज़्यादा युआन रखना शुरू करेंगे बिना हिचकिचाहट के कि भाई ये तो बहुत ही स्टेबल करेंसी है, आईएमएफ ने भी इसको माना है। तो फिर डायरेक्टली चाइना जब कोई चीज़ इंपोर्ट करे युआन में पे कर सकता है, चाहे ऑयल है, मेटल है, फूड कमोडिटीज़ है। चाइना इससे भी आगे बढ़ रहा है। साउथ अमेरिका में वो प्लांटेशन खरीद रहा है, कॉफ़ी के, मकई के बड़े-बड़े वो खेत खरीद रहा है ताकि बायोडीज़ल बना सके, माइन्स खरीद रहा है ताकि उसमें अर्जेंटीना वगैरह से जो भी लिथियम वगैरह निकालना हो उसे। तो ये अपना आउटवर्ड अपस्ट्रीम एक्सपेंशन कर रहा है। अपस्ट्रीम मतलब क्या? चाइनीज़ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करे तो उसके ऊपर क्या रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल जहाँ-जहाँ मिलता है वो सारी जगह वो ज़मीनें खरीद रहा है। और युआन करेंसी देके भी खरीदे तो भी सामने वाले सब देश एक्सेप्ट करते हैं भाई ये तो आईएमएफ की फॉर्मूला का करेंसी है, इसको तो इज्जत देनी पड़ेगी। इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, पांडा बॉन्ड्स, ये सब चीज़ों की मदद से जो हम पिलर 3 में देखेंगे, वो बाहर बाकी सब अफ्रीका के देश, एशिया के देश, पाकिस्तान, श्रीलंका इन सबको लोन देता है, युआन करेंसी में लोन देता है। उसमें सिर्फ फिर शर्तें होंगी कि चाइना में मैं रेलवे ट्रैक बिछाऊंगा, लेकिन लोन युआन में है, तो अब तुमको जो रेलवे खरीदना है इंजन, तुम जापान से खरीदने जाओगे कहीं और नहीं, युआन करेंसी दिया तुम हमारे देश से खरीदो। तो प्रोजेक्ट लोन देके वो अपनी और इकोनॉमी को एक्सपांड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें होती है। अब तो प्रश्न तो फिर भारत का रुपया इस फॉर्मूला में क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने आपको आगे भी बताया था, ग्लोबल एक्सपोर्ट में हमारा शेयर अभी कम है। अपना इकोनॉमी अभी इतना ओपन नहीं है, एफडीआई वगैरह पे काफ़ी पाबंदियाँ हैं, लिमिट्स है। तो भविष्य में जब आईएमएफ का रिव्यू होगा तब तक हम चीज़ें ठीक करेंगे, तो हमारा भी इसमें फॉर्मूला में नाम ऐड हो सकता है। तो डी-डॉलराइजेशन हमने देखा कि डॉलर का उपयोग कम करो, उसका प्रभुत्व कम करो। तो उसका उल्टा बोलते हैं डॉलराइजेशन क्या होगा? कि डॉलर को अपनाओ, डॉलर को ही हम अपनी वैधानिक मुद्रा हम मान लेते हैं कि हमारे देश में तुमको चाय पीना है, केक खाना है, बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, डॉलर में एक्सेप्ट कर लेंगे। इक्वेडोर और ऐसे मार्शल आइलैंड वगैरह देशों में तो माना। अर्जेंटीना में भी डॉलर को करेंसी अपना लेंगे ऐसी बात हुई। असल में अर्जेंटीना में पहले जो भी सोशलिस्ट सरकार थी, मतलब नॉर्थ कोरिया टाइप का, कम्युनिस्ट टाइप का सब, कि सारा सब सरकारी चीज़ हम ही प्राइस तय करेंगे, हम ही सब योजनाएं चलाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को कुछ नहीं करने देंगे, ऐसा सब होता था। इस कारण से उनके खर्चे बढ़ गए लेकिन इनकम बहुत कम हो गई। और फिर अर्जेंटीना की सरकार ने दे दनादन नोट छापना शुरू कर दिया उस घाटे की भरपाई के लिए, फिस्कल डेफिसिट की भरपाई के लिए नोट छाप दी, जिसे हम कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट। और उससे क्या होगा? महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। तो भारत में 5-7% महंगाई होती है और हम बुम कर देते हैं, उधर तो 150% महंगाई है। तो फिर अर्जेंटीना में नया प्रेसिडेंट आया, जेवियर मिलाई। उसने कहा इसका सॉल्यूशन ये है कि अर्जेंटीना की जो पेसो करेंसी है उसको बंद करते हैं और डॉलर को ही हम अपनी करेंसी मान लेते हैं। तो डॉलराइजेशन का मतलब क्या है? हम अपनी स्थानिक मुद्रा नहीं छापेंगे, वी विल नॉट प्रिंट अवर लोकल करेंसी। अर्जेंटीना का पेसो छापना बंद, हम डॉलर को ही अपनी मुद्रा मान लेंगे। वी विल अडॉप्ट डॉलर एज आवर नेशंस लीगल टेंडर। ऐसा ही अल साल्वाडोर, पनामा, इक्वेडोर ना छोटे-मोटे देशों ने तो किया होगा। अर्जेंटीना बड़ा देश है, अगर वो ये करे तो क्या फायदे नुकसान है? ये जो अर्जेंटीना में पुराना प्रेसिडेंट था, मैंने आपको बताया, वो बहुत सब लोग लुभावन योजना चलाता है, सब गरीबों को पैसा बांट दो, ये वो रेवी कल्चर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। और जब भी उसको पैसा ज़्यादा चाहिए होता तो अर्जेंटीना की सेंट्रल बैंक को कहता कि नोट ज़्यादा छाप दो, और अर्जेंटीना की जो आरबीआई होगी वो कि हाँ जो जीजाजी कहेंगे वो मैं करूँगा। एक बंधन फिल्म आई थी, उसमें सलमान खान का ये डायलॉग है कि जो जीजाजी कहेंगे वही मैं करूँगा। तो अर्जेंटीना की सेंट्रल बैंक का ऐसा सब कि जो प्रेसिडेंट कहेंगे वो मैं करूँगा। लेकिन अगर ये लोग अर्जेंटीना की पेसो करेंसी बंद कर दे और उसके बदले डॉलर करेंसी ही अपना ले, तो अमेरिकन सेंट्रल बैंक या यूएस फेडरल रिजर्व अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट के बोलने पे थोड़ी करेंसी नोट छापेगा, ये चल बेचारे पूरी तरह से। तो अपने आप ये जो मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ये सब फालतूगिरी बंद हो जाएगी और उनकी इकोनॉमी ठीक से चलेगी। अब आपके यहाँ तो डॉलर को ही करेंसी मान लेने का ये फायदा है, लेकिन आप समझिए ऐसा डॉलर को अपना लेना सभी देशों के लिए सूटेबल नहीं है। पनामा, इक्वेडोर, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मार्शल आइलैंड ऐसे छोटे देशों के लिए ये ठीक है, क्योंकि समझो वो एकदम छोटे-छोटे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के साइज़ के वो देश होंगे, तो वहाँ थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट रेमिटेंस, एफडीआई लोन का पैसा आ जाए डॉलर में, तो भी उनकी इकोनॉमी के लिए मोर देन इनफ होगा। अगर अर्जेंटीना जैसा बड़ा देश, इतनी आबादी है, इतना उसका बजट होता है, उसे अगर डॉलर से चलाना है, तो अर्जेंटीना में $40 बिलियन आने चाहिए। एक्सपोर्ट रेमिटेंस, एफडीआई लोन, ये सब के स्वरूप में $40 बिलियन आते रहने चाहिए हर साल। ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए डॉलराइजेशन इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल नेशन, इट इज नॉट सूटेबल फॉर बिग नेशन। तो डॉलराइजेशन के नुकसान क्या है? बड़े देशों के लिए वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ जितना स्टाफ, जितनी सैलरी, जितना सब खर्चा होता है, उसके लिए बहुत डॉलर आने चाहिए, जो असल में वो ला नहीं सकते। सेकंडली, मान लीजिए फिर भी वो लोग अपना ले डॉलर को, तो फिर वो अमेरिका के रेमो क्रम पे हो जाएगा कि कितना मनी सप्लाई होगा। अमेरिका की सेंट्रल बैंक खुद क्या ब्याज दर रेपो रेट तय करती है। आपकी जो डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक है आरबीआई, अर्जेंटीना की सेंट्रल बैंक, उसकी अपनी सारी स्वतंत्रता, सॉवरेनिटी चली जाएगी। तो फिर जो डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक है आरबीआई, अर्जेंटीना का सेंट्रल बैंक, वो बैंकर्स बैंक का रोल नहीं निभा पाएगा, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको तो ना पैसा छापने की क्षमता है, ना शक्ति है, सब तो डॉलर आएगा उसके हिसाब से होगा। ये बैंकर्स बैंक, लैंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट क्या हम पिलर 1 में देख चुके हैं। इस कारण से बड़े देशों के लिए डॉलर को अपनी करेंसी मान लेना इट इज नॉट सूटेबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ बाबू सोने झंडा उठाते हैं कि डॉलर को एक ग्लोबल करेंसी हम मान लेते हैं तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, फिर करेंसी एक्सचेंज करना नहीं पड़े, तो ये सारे उसमें प्रॉब्लम होंगे। फिर कुछ ये झंडा उठाएंगे तो बिटकॉइन को यूनिवर्सल करेंसी मान लेते हैं, तो फिर तो कोई करेंसी एक्सचेंज का दिक्कत ही नहीं होगा, सब लोग फिर बिटकॉइन को ही मुद्रा मान ले। वो बात इम्प्रैक्टिकल क्यों है, हम पिलर 1 में देख चुके हैं। बिटकॉइन की सिस्टम के लिए बहुत सारी आपको बिजली चाहिए दिन रात उसके सर्वर चलाने के लिए। दूसरा, अभी हम ऐसा मानते हैं कि उसका सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन ये जो क्वांटम कंप्यूटर डेवलप हो रहे हैं उसमें कोई ऐसा हैकिंग से कोड डाले कि अनगिनत बिटकॉइन जारी कर दे वो पूरी सिस्टम हैक करके, तो कौन देखने वाला है, उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो बिटकॉइन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ यूनिवर्सल ग्लोबल करेंसी। तो ये डॉलराइजेशन, डीडॉलराइजेशन देखा। अब आगे हमें समझना है ये यूएस फेड टेपरिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या। 2007-8 में, मतलब उसके पहले, अमेरिका की सब बैंकों ने ऐसे लोगों को लोन दे दिए जिनकी लोन चुकाने की औकात नहीं थी, मतलब वो प्राइम बॉरोवर नहीं थे, वो सब प्राइम बॉरोवर्स थे। और फिर उन्होंने लोन नहीं चुकाया तो सब हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये सारे लोन पेपर टॉक्सिक हो गए, जहरीले हो गए। जहरीले हो गए तो 2008 में अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने ये कहा कि देखो ये सारे टॉक्सिक लोन पेपर्स बैंक वालों तुम हमको बेच दो, मान लो $100 में, और सामने हम आपको $100 नहीं दे देंगे ताकि तुम वापस किसी और को लोन दे दो और इकोनॉमी अपनी वापस खड़ी हो जाए। तो ये प्रोसेस से अमेरिकन सेंट्रल बैंक यानी यूएस फेडरल रिजर्व मनी सप्लाई बढ़ाने लगा। इसको कहा गया क्वांटिटेटिव ईजिंग। ऐसा उन्होंने 2007-8 में भी किया और उसके बाद कोरोना के बाद भी किया। हम पहले वाला देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब हुआ था। अब इसे वो धीरे-धीरे आगे बढ़ाते। तो मान लो एक महीने में वो $40 बिलियन का टॉक्सिक लोन पेपर्स खरीद ले, दूसरे महीने 65 का, फिर 65 का, तो मनी सप्लाई वो बढ़ा रहा है क्योंकि सारे डॉलर्स नीचे सिस्टम में जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। लेकिन समझो वो जहर चूस रहा है, तो जहर का भी फाइनाइट अमाउंट होगा ना भाई, इतने बैड लोन पेपर्स थे, अब सारे चूस लिए, तो अब हम इसको और ऐसे लोन पेपर्स खरीदने की जरूरत नहीं। तो धीरे-धीरे ये अपना कार्यक्रम समेटना शुरू करेगा। इट विल रिड्यूस द परचेज ऑफ दिस टॉक्सिक लोन पेपर्स। तो फिर वो मंथ एक्स में कहेगा 50 बिलियन का खरीदूंगा, मंथ वाई में कहेगा 40 बिलियन का, मंथ जेड में कहेगा 20 बिलियन का। तो धीरे-धीरे वो क्या कर रहा है, कम माल खरीद रहा है, तो मार्केट में कम डॉलर्स अब नए पैदा हो रहे हैं। ग्राफ में आप देखो, ग्राफ की जो विड्थ है
विड्थ है वो धीरे-धीरे कम हो रही है। ये जो ग्राफ में विड्थ कम होती है उसको हम कहते हैं टेपर हो रहा है और क्योंकि अमेरिकन सेंट्रल बैंक ये कर रहा है तो हम कहते हैं यूएस फेड टेपरिंग है। ऐसा उन्होंने 2008 के बाद भी किया और कोरोना के बाद भी कुछ देर तक क्वांटिटेटिव ईजिंग किया और उसके बाद फेड टेपरिंग किया। अब ये क्वांटिटेटिव ईजिंग कोरोना के बाद भी उन्होंने किया, मतलब उन्होंने अपने सीआरआर रेपो वगैरह कम किए होंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ऐसा खेल किया होगा कि जनता के हाथ में डॉलर्स ज़्यादा आ जाएँ, तो लोन सस्ते हो गए, मान लीजिए 5% पे मिले और पैरेलली उसी टाइम हम इंडियन शेयर मार्केट आपको 15% 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा हो, तो ये तो आर्बिट्राज की सिचुएशन बनेगी कुछ कि अमेरिकन मार्केट से लोन लो और भारत के अंदर इन्वेस्ट करो, तो ये सब करने लगे। उस कारण से दिए दनादन अमेरिका से पैसा भारत में आने लगा, तो हमने पिलर 1 2 में भी देखा था कि इसकी असर क्या हुई। भारत का शेयर बाजार 2021 तक बहुत ऊपर चला जाए, डॉलर का सप्लाई बढ़ गया, इस कारण से डॉलर सस्ता हो गया कि 75 का वो 73 हो जाता है। उस वक्त स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब्स दे दिए गए, तो ये सब क्वांटिटेटिव ईजिंग के आउटकम्स थे क्योंकि बहुत मनी सप्लाई भारत में आया था। लेकिन फिर 2022 तक हम पहुंचते हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते फर्टिलाइजर क्रूड ऑयल ये सब महंगा हो जाता है, उसके चलते अपने प्रोडक्शन को असर होती है, एक्सपोर्ट को असर होती है, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने सोचा भारत की कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, भागो इधर से, तो वो इंडिया के शेयर मार्केट को में से अपने इन्वेस्टमेंट बेच के रुपये लेंगे, डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, भागेंगे, तो भारत का शेयर बाजार गिरने लगा। पैरेलली उसी टाइम अमेरिका में भी ये फेड टेपरिंग शुरू हो गया, मतलब वो भी अपना मनी सप्लाई कम करने लगा, डॉलर सप्लाई कम करने लगा, तो असर क्या हुई 2022 के बाद इंडियन शेयर मार्केट गिरने लगा, महंगाई बढ़ने लगी क्योंकि डॉलर महंगा होने लगा 75 का 80 का 85, तो ये सब यूएस फेड टेपरिंग की भारतीय इकोनॉमी पर असर है। अब आगे पीछे जो भी पूछे इस लॉजिक के हिसाब से एलिमिनेट करके जवाब टिक कर दें। टेपर टेंट्रम का मतलब क्या? ये जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक की फेड टेपरिंग के चलते बाकी देशों में जो भी तकलीफें हो रही है, शेयर बाजार गिर रहा है, लोकल करेंसी वीक हो रहा है, लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, ये सब दुविधा को हम कहते हैं टेपर टेंट्रम। तो एक तरफ ट्रंप क्या बोलता है कि तुम सब लोग ही बदमाश हो, तुम अमेरिकन चीजों पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हो और उसके चलते हमारी इकोनॉमी बर्बाद है, पर सामने उससे ये भी हिसाब मांगना चाहिए तो भाई तुम्हारी ये यूएस सेंट्रल बैंक की क्वांटिटी ईजिंग और फेड टेपरिंग के चलते हम कितने परेशान हैं, चाहे शेयर बाजार गिरे, चाहे लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, ये सब तो उसके लिए तुम कितने जिम्मेदार हो। यार वो निबंध और एथिक्स में सोचने का विषय है। एक आखिरी मुद्दा देखते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और पढ़ते हैं। मित्रों डॉलर जब भी स्ट्रांग हो जाए मतलब कि $1 75 की जगह 85 का हो जाए, इसका मतलब क्या कि डॉलर का सप्लाई कम हो गया होगा, तभी ये होगा। और जब भी डॉलर का सप्लाई कम हो गया तो इसका मतलब कि डॉलर वाले लोन भी महंगे हो जाने चाहिए। मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट का हम जानते हैं रिलेशन ऐसा, मनी सप्लाई कम होता है तो लोन महंगा होता है, वो पिलर 1 2 याद करो। तो इस कारण से डॉलर का स्ट्रांग होना यानी कि डॉलर का मनी सप्लाई कम होना यानी कि डॉलर के लोन महंगे होना, उसके चलते क्या होगा, पहला पुराने जो डॉलर लोन है उसको चुकाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप रुपये में कमाते हैं, उसको डॉलर में कन्वर्ट करके आपको फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करना है, तो डॉलर महंगा हो गया तो आपको लोन चुकाने में कठिनाई होगी और नए डॉलर लोन देना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि डॉलर के लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है क्योंकि डॉलर का सप्लाई कम हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे एक लाइन में इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग डॉलर स्क्वीजेस द ग्लोबल क्रेडिट, मतलब निचोड़ के या पिचक के रख देता है, जैसे मच्छर को हम पीस देते हैं। मजबूत डॉलर वैश्विक कर्ज उपलब्धता को निचोड़ के रख देता है। ऐसा ईपीओ में पूछा तो असली इंटरप्रिटेशन पूछ रहा था क्या ऐसा होता है। इसके बाद का मुद्दा हेलीकॉप्टर मनी और उसके बाद ये सब नीर आसानी चीजें अपन फ्रेश माइंड से पढ़नी है। तब तक आप देखिए एमसीक्यू के पहले मैं उसकी फिलोसफी आपको बताऊं। अगर एमसीक्यू में मैं आपको ऐसा पूछूं टू अवॉइड कैंसर व्हाट यू शुड नॉट डू, कैंसर ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, फल फ्रूट वेजिटेबल खानी चाहिए, विमल खाना चाहिए, तो जवाब क्या होगा व्हाट यू शुड नॉट डू मींस ईट विमल, ये हमको नहीं करना है, ऐसा वो पूछ रहा है। तो अब जो क्वेश्चन है यूपीएससी वो इस टाइप का पूछ रहा है, जो नेगेटिव है वो असल में आंसर है। वो 5 मिनट है, सुकून से आप 4 बार बना के हाथ से इसे एलिमिनेट करके ट्राई करिए, देन विल सी, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। टू मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स।
हाँ, तो मित्र आपको क्या लगता है कि क्या नहीं करना चाहिए? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। संध्या, गंगा, हरिओम, शैलवी, कोशिका, श्याम, प्रदीप, हरदीप सिंह, अंकित, हर्षित, अनीश, संभवी, संकेत, सुप्रिया, अनुराग, हिमांशु, दुष्यंत, गौरव, कुणाल, अंकित, सैनी, अपूर्व, मुनीश, अलका, ऐश्वर्या, निखिल, गोमती, प्रभात, मधुकर, कौशल, शिवा, सचिन, अर्पिता, ईशा, सोमेश, लोकजैंग, रूही, गौरव, ऋषि, आनंद, गोपाल, साक्षी, अर्जुन, अरविंद, अल्फ्रेड, राहुल, अभिषेक, नेहा, छवि, ओम, आशुतोष, विपिन, ऋतिक, आदर्श। करेक्ट आंसर। पहले तो आप याद करो, कल हमने एक मैट्रिक्स बनाई थी कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है या हम कह रुपया वीक हो रहा है और हमें इसको रोकना है, रुपये की गिरावट को रोकना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? डॉलर का सप्लाई बढ़ाना चाहिए और रुपये का सप्लाई कम करना चाहिए। फिर उस हिसाब से आप मैट्रिक्स बना के एक-एक स्टेटमेंट सही है गलत है उसको आप शुरू करो। तो देखिए बेसिकली ये ऐसा पूछता है कि वी हैव टू स्टॉप इंडियन रूपी फ्रॉम फॉलिंग फर्दर, रुपये को गिरने से रोकना है, यानी डॉलर का सप्लाई बढ़ाना चाहिए। तो कर्बिंग द इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, तो देखिए एक्सपोर्ट प्रमोट होंगे तो डॉलर आएगा, तो ये तो करेक्ट है। एनकरेज इंडियन बोरोवर्स टू इश्यू रूपी डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, यानी किससे होगा क्या कि जो डॉलर के अंदर अपनी जो इम्बैलेंस है वो थोड़ी कंट्रोल करने में मदद करेगा। मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं वो आप पिलर 1 से याद करो। फिर उसमें भी मान लो क्लिक नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, सी क्या कह रहा है, ईजिंग कंडीशन फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, तो मतलब कि हम डॉलर पहले 750 मिलियन ला सकते थे लोन में, फिर आरबीआई ने कहा 1.5 बिलियन ला सकते हो, वहाँ ज्यादा डॉलर सप्लाई बढ़ेगा तो रुपये को गिरने से हम रोकेंगे। यस, तो दिस कैन आल्सो हैव। डी स्टेटमेंट क्या कहता है, फॉलोइंग एन एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब ये ऐसा कहता है सीआरआर कम कर दो, रेपो कम कर दो, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का पिलर 1 2 याद करो। तो भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो रुपये का सप्लाई बढ़ जाएगा डॉलर के मुकाबले, तो अब डॉलर के मुकाबले रुपये का सप्लाई बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक रुपया और सस्ता हो जाएगा, या हम कहें रुपया और गिर जाएगा कि डॉलर 85 का नहीं 90 रुपीज़ का हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी जो डी है वो तो बिल्कुल ही गलत है और हमको वही पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन क्या है। टू अवॉइड द कैंसर व्हाट यू शुड नॉट डू, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेजिटेबल्स खानी चाहिए, विमल नहीं खाना चाहिए। तो अगर रुपये को गिरने से रोकना है तो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या रुपये का सप्लाई बढ़ने नहीं देना चाहिए। अब कुछ लोग इसमें खींचेंगे ये जो बी वाला स्टेटमेंट है उसको अननेसेसरी कि उससे ये होगा वो होगा, तो क्योंकि डी ऑप्शन ज्यादा गलत है तो अल्टीमेटली यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई वही सही है, ये करेंगे तो बिल्कुल नुकसान होगा। बी वाले में क्या होगा वो बिरबल की खिचड़ी जैसा है, कैसे आप लॉजिक को ट्रैक करते हो। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज हेलीकॉप्टर मनी, नीर वगैरह छोटे छोटे टॉपिक्स है। सबप्राइम क्राइसिस और ये तो हमने देख लिया। हेलीकॉप्टर मनी क्या, ये जो अमेरिका में सबप्राइम क्राइसिस हुई उसके चलते पूरी दुनिया में मंदी आ गई जिसको हम कहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जीएफसी। तो ऐसी मंदी से जब कोई शॉपिंग नहीं कर रहा है उसके चलते सब फैक्ट्रियां बंद हैं, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं और जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे इसलिए लोगों के पास सैलरी नहीं तो वो शॉपिंग नहीं कर रहे, मतलब पूरा साइकिल ही बंद हो गया। तो क्या किया जाए, तो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था मिल्टन फ्राइडमैन, उसने कहा कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाए एक हेलीकॉप्टर में पैसा भरो और नीचे फेंक दो, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो जाके शॉपिंग करेंगे, दुकानें खुल जाएंगी, जितना शॉपिंग होगा डिमांड बढ़ेगा, फैक्ट्रियां खुल जाएंगी, जॉब्स मिलेंगे और इकोनॉमी वापस से शुरू हो जाएगी। तो टू रिस्टार्ट द इकोनॉमी फ्रॉम सच रिसेशन वी शुड डू हेलीकॉप्टर मनी। अब हेलीकॉप्टर मनी मतलब वो बोलने की बात है, ऐसा नहीं हेलीकॉप्टर से पैसा नीचे फेंकेंगे वरना तो क्या दंगे हो जाएंगे, लोग मारपीट करें। या हेलीकॉप्टर मनी का मतलब है कि एकदम जीरो इंटरेस्ट पे लोन देना शुरू करो, कि जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपना रेपो कर दे लगभग 0% और बैंकों को मतलब ले जाओ तुम पैसा भाई, और फिर बैंक वाले आपको लोन देंगे तो वो भी बहुत सस्ते में देंगे, मान लो 1% ब्याज पे, तो आप भी मकान खरीद लेंगे तो स्टील सीमेंट इंडस्ट्री को काम मिले, वहाँ मजदूरों को काम मिले, जॉब्स क्रिएट हो और इकोनॉमी रिस्टार्ट हो जाए। तो ऐसा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान यूरोपियन सेंट्रल बैंक, स्वीडन और जापान के सेंट्रल बैंक ने भी किया था, और जापान के सेंट्रल बैंक ने तो बहुत टाइम तक किया, उसी के कारण आप याद करो येन कैरी ट्रेड, वो पिलर 1 सी में देखा था कि उधर से सस्ते लोन में पैसा लो येन और उसको रुपये में कन्वर्ट करके भारत के शेयर बाजार में डालो, वो सब वो खेल कर रहे थे। ये जो हेलीकॉप्टर मनी इसका एक और इम्प्लीकेशन ये भी होता है कि इन्होंने समझो रेपो तो कर दिया 0%, तो बैंकों को मतलब मुफ्त में पैसा मिल गया एक प्रकार से, क्योंकि जितना लिया उतने वापस करने, ब्याज तो कुछ है नहीं और आगे वो लोन में घुमाने चाहिए, तो ही इकोनॉमी को फायदा है। तो मान लो कोई आलसी बैंक उधर भी कि लंच ब्रेक पे जाना है अभी, लोन नहीं देने किसी को, तो वो अगर रिवर्स रेपो रेट के नाम पे वापस से वही सारे डॉलर्स सेंट्रल बैंक में जमा कर दे और सेंट्रल बैंक मान लो 2% रिवर्स रेपो रेट दे रहा हो, तो ये तो बैठे बिठाई पैसा कमाएंगे उनके जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी जैसे होंगे। तो ऐसा ना हो, बैंक वाले वही पैसा वापस सेंट्रल बैंक में रिवर्स रेपो रेट में डिपॉजिट ना करें, इस वास्ते क्या करना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट में नेगेटिव रिवर्स रेपो रेट। नेगेटिव रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या कि अगर आप पैसे बैंकर अपना सरप्लस फंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक में जमा करेगा तो $100 जमा करेगा तो उसमें पेनल्टी चढ़ेगी 0.1% कट के पैसा आएगा, ऐसा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट करके। तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रिजिम ऐसा भी जब बोला जाए तो बात यही सब हो रही है, इससे बैंकर पर प्रेशर बनता है कि भाई ये पैसा वापस तो नहीं डिपॉजिट कर सकते, आगे घुमाना पड़ेगा, तो फिर दे देना ईमेल स्पैम, एसएमएस स्पैम, व्हाट्सएप स्पैम, स्पैम करो लेकिन लोन दो। तो दैट इज द हेलीकॉप्टर मनी। ये सब ग्राफिक्स के जरिए दिया देख लेना। फिर आता है नीर वगैरह। देखिए आजकल हम एक बेंचमार्क लेके चलते हैं कि 100 करोड़ कमाए तो हिट फिल्म है। अब एक डायरेक्टर है शंकर, उसने वो फिल्म बनाई थी इंडियन 2, उसमें कमल हसन किसी को ऐसा टच कर दे तो लकवा मार जाए, एकदम फ्लॉप फिल्म थी, पर इस जमाने में शंकर जोरदार फिल्म बनाता था। उसने एक फिल्म बनाई जीन्स जिसने 30 करोड़ कमाए 1998 में, तब के तो फ्लॉप मूवी हुई ना, 100 करोड़ नहीं कमाए भाई, पर 1998 में 100 करोड़ नहीं, 30 करोड़ बड़ी रकम होगी। इसको और तरीके से हम देखें कि किसी भी एक डायरेक्टर को क्या एक ही फिल्म से जज करना चाहिए, अपनी एवरेज निकालना चाहिए। तो चलो हम ये भी मान लें कि जीन्स फ्लॉप फिल्म थी, 30 करोड़ कमाए, लेकिन इसी ने रोबोट बनाया जिसने 150 करोड़ कमाए, इसने शिवाजी द बॉस बनाया जिसने 157 करोड़ कमाए, तो अगर हमारा बेंचमार्क है कि 100 करोड़ कमाए वो हिट डायरेक्टर है, तो 3 में से 2 तो हिट दिया नहीं, यानी हमें एवरेज देखना चाहिए। तो हम क्या करें, एवरेज निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, तो 3 फिल्मों की रकम का एवरेज निकालो, आएगा 112, यानी 100 करोड़ से ज्यादा कमाता है, यानी कि ये एक हिट डायरेक्टर है। आपके तुम फिल्म का पढ़ाने की इकोनॉमी पढ़ाने, अभी हम इकोनॉमी में जा रहे हैं। 2018 में ऐसा हुआ कि डॉलर की पहले वैल्यू थी 63 रुपीस, बढ़ के होगी 74 रुपीस, यानी कि डॉलर मजबूत हो रहा है और द हिंदू के कॉलम में समझ में आ गया कि भाई मोदी सरकार की सारी नीतियां खराब है, पूरी इंडियन इकोनॉमी बर्बाद हो रही है वगैरह वगैरह, क्योंकि डॉलर 17% स्ट्रांग हो गया है। तो अगेन द सेम क्वेश्चन, शंकर की एक फ्लॉप फिल्म से आप ये बोल सकते हैं कि फ्लॉप डायरेक्टर है, आपको बाकी भी एवरेज निकालना चाहिए कि देखो ये बात सही है कि रुपये के मुकाबले डॉलर 17% स्ट्रांग हुआ, पर यूरो के मुकाबले वो कितना स्ट्रांग हुआ, मान लो 11%, रियल के मुकाबले कितना स्ट्रांग हुआ, मान लो 11%, तो सबका भी एवरेज कुछ निकालो तो पता चले क्या हो रहा है। एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, पॉइंट इज कि हमें देखना चाहिए कि बाकी करेंसी का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। तो 2022 में हम अगर रुपये का एक्सचेंज रेट देखें, पाउंड के मुकाबले स्ट्रांग हुआ, येन के मुकाबले भी रुपया स्ट्रांग हुआ, यूरो के मुकाबले भी स्ट्रांग हुआ, लेकिन डॉलर के मुकाबले वीक हुआ क्योंकि आप जानते हैं डॉलर का भाव बढ़ गया था। तो नाउ व्हाट वी शुड डू, चारों का एवरेज निकालो,
कि व्हाट इज द चेंज इन द रुपी एक्सचेंज रेट अगेंस्ट दिस फोर करेंसीज। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय 4, तो जा बाय 4.8 पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि रुपया वीक नहीं, रुपया तो स्ट्रांग हो गया, एवरेज हम देखे सबके सामने। लेकिन क्या अगेन हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रांग हो गया? वो क्लियर पिक्चर नहीं देगा, क्योंकि आप समझो जापान और इंडिया का ट्रेड इतना सा छोटा सा बॉक्स, तो उसके मुकाबले स्ट्रांग हो गया वीक हो गया, उससे अपनी इकोनॉमी को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, हमारे एक्सपोर्टर्स को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर डॉलर के मुकाबले कम ज्यादा हो जाए तो हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप ये फोटो में समझ सकते हैं, ये जो साइज है या वॉल्यूम है, ये दिखाता है कि कौन सी करेंसी के साथ अपना एक्सचेंज रेट हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो भाई अमेरिका के साथ हम ज्यादा ट्रेड करते हैं, बड़ी साइज में ट्रेड करते हैं, सो वी नीड टू फोकस मोर ऑन द करेंसी एक्सचेंज रेट बिटवीन रुपी एंड डॉलर। जापान का भी देखना चाहिए, पर वो कम देखना चाहिए, क्योंकि उसके साथ अपना ट्रेड वॉल्यूम कम है। तो यानी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ए प्लस सी प्लस डी प्लस डिवाइड बाय 4, ये जो सिंपल एवरेज है उसमें ये सब ढक जाएगा। हमें वजन असाइन करना होगा कि सपोज 3a प्लस 2b प्लस d डिवाइड बाय टोटल वेट। तो इस कारण से हमें करना ये पड़ेगा कि क्योंकि अमेरिका के साथ अपना ज्यादा ट्रेड हो रहा है, तो मैं उसको ज्यादा वेट असाइन करूँ, मान लो कि डॉलर है तो डी फॉर डॉलर करते चलो 6d, चाइना के साथ मान लो 3c, ब्राजील या ब्रिटेन के साथ पॉइंट और अर्जेंटीना के साथ पॉइंट में डिवाइड बाय 10, क्योंकि इनका टोटल वेट जो भी है 10, फिर आप जवाब निकालो। यानी आप एवरेज करो बराबर है, पर हर एक देश के साथ हम कितना ट्रेड करते हैं वो वेट असाइन करके एडजस्ट करके तुम एवरेज निकालो, तो फिर जवाब आएगा -2%। इसका मतलब क्या कि रुपया वीक हुआ ओवरऑल कंपेयर टू अदर करेंसीज। बस तो इसको आप क्या कहोगे, इसको हम कहते हैं नीर। नीर वैल्यू ये सब दिखाता है कि ओवरऑल बाकी 6 कंट्री के साथ 36 कंट्री के साथ ऑन एन एवरेज हमारी करेंसी का परफॉर्मेंस क्या रहा। तो हम ये करेंगे कि रुपये का एक्सचेंज रेट डॉलर के साथ, येन के साथ, युआन के साथ, पाउंड के साथ 36 करेंसियों के साथ निकालो, लेकिन सिंपल एवरेज मत निकालो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3 ना, वेट एवरेज निकालो, 3a प्लस 2b प्लस 1c डिवाइड बाय 6। और इसमें आपका ये तुमने वजन असाइन किया, उसका क्या लॉजिक है, वजन आप असाइन करोगे उसका लॉजिक याद रखना है। उस देश के साथ हम वॉल्यूम के हिसाब से कितने टन में कितने बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल में धंधा करते हैं, उसके हिसाब से आप ज्यादा कम वेट असाइन करेंगे, फिर वेट एवरेज निकालेंगे, उस वैल्यू को हम कहते हैं नीर। नीर वैल्यू कहते हैं। नीर का फुल फॉर्म याद रखना, यस, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ऐसा नीर वैल्यू आप भारत का निकालो, चीन का निकालो, और उससे हमें पता चले कि दोनों में किसका इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड एडवांटेज या कॉम्पिटिटिव एज रहेगा। क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है, देखिए नीर वैल्यू मान लो 100 बेंचमार्क है, जो 100 से कम हुआ, मान लो दूसरे साल आपने एवरेज निकाला 90 हुआ, तो 100 से 90 हुआ, इसका मतलब क्या वीक हुआ, कम हुआ। मतलब ये मसल आप देखो क्या है, कमजोर हो रहा है कंपेयर टू दिस साइड जहां पर बहुत ही उसका दिख रहा है। तो अगर आपकी करेंसी का नीर वैल्यू 100 से नीचे गिरना शुरू हो जाए, इसका मतलब क्या है कि आपका रुपया असल में वीक हो रहा है। और एक दो नहीं, मान लो 36 करेंसी के साथ आपने ऐसा नीर वैल्यू निकाला है, तो ऑन एन एवरेज इन सबके सामने हमारा करेंसी वीक हो रहा है। और इसका इंटरप्रिटेशन आप जानते हैं कि वीक करेंसी हुआ तो इंडियन एक्सपोर्टर को मजा है, अगर रुपया वीक हो गया तो इंडियन एक्सपोर्टर को मजा है, अगर रुपया स्ट्रांग हो गया तो इंडियन एक्सपोर्टर को मजा नहीं है। तो यानी लेट मी गो बैक, हम कहें कि सपोज 100 एक बेस है या बेंचमार्क है, 100 के ऊपर गया आपका, मान लो 116, तो इसका मतलब कि आपका रुपया स्ट्रांग हो रहा है, और वो अपने एक्सपोर्टर के लिए अच्छी बात नहीं है रुपया स्ट्रांग होना, जो 2-3 दिन से हम देख रहे हैं। उसके मुकाबले चीन का देखो कि अगर 100 बेंचमार्क और ये तो गिर के 96 हो गया, इसका मतलब कि क्या हुआ, युआन वीक हो रहा है, और युआन वीक होना, लोकल करेंसी वीक होना उनके एक्सपोर्टर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो मतलब इसको मजा आएगा, हम देख चुके हैं। तो अलग अलग देशों की नीर वैल्यू को कंपेयर करके हम ये जान सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना रहेगा, क्योंकि फॉरेनर्स तो उस हिसाब से सोचेंगे कि हमको चाहे भारत से खरीदना है कि इथियोपिया क्या केन्या या चाइना युगांडा कहां से खरीदना है। तो सच एनालिसिस हेल्प्स टू नो अवर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इन एक्सपोर्ट्स, कि क्या सच में अपना करेंसी वीक हो रहा है या बाकी देश अपने से ज्यादा वीक हो रहे हैं, क्या सीन चल रहा है। जॉन विक एक हिट फिल्म थी और दृश्यम 2 भी हिट फिल्म है, लेकिन समझो जॉन विक ने तो कमाया होगा तो 600 मिलियन कमाया होगा डॉलर में, इसने कमाया होगा 200 करोड़, हिट दोनों है, लेकिन आप कहेंगे कि जॉन विक बड़ा हिट है, यस। तो इसमें अजय देवगन की क्या गलती है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है, जॉन विक तो इंटरनेशनल फिल्म है, तो हर देश में लोग देखेंगे, दृश्यम भारत में देखेंगे, बाहर लोग कम देखेंगे। तो यूएस डॉलर की आप नीर वैल्यू देखो और इंडियन रुपये की नीर वैल्यू देखो, यूएस डॉलर का 7.8 हुआ, इसका मतलब क्या, प्लस में मतलब समझो स्ट्रांग हुआ है, 7.8% बढ़ गया है कंपेयर टू 36 अदर करेंसीज, और इंडिया का जवाब है मान लो -4, तो ये वीक हो गया है, ये भी स्वाभाविक है, वीक तो हुआ है बाकी देशों के मुकाबले, लेकिन इट इज नॉट द सेम थिंग। समझो ये जॉन वीक है और ये दृश्यम है, तो इंडिया का रुपया वीक हुआ ऐसा कहना सही नहीं होगा, ये कहना ज्यादा सही होगा कि डॉलर असल में बहुत स्ट्रांग हो गया है, और उसके चलते समझो बाकी 36 देशों की सारी करेंसी एक दूसरे के साथ जैसे इंटरेक्ट करती हैं, तो सब कुछ ऐसे ऊपर चढ़ा है कि हम नीचे दिख रहे हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर कभी कभी ऐसा बोलती है कि ये नहीं है कि रुपया वीक हुआ है, असल में डॉलर स्ट्रांग हुआ है, तो जो बोल रही है वो मैथमेटिकली और इकोनॉमिक्स ट्रेडिशनल जो नीड डेफिनेशन है उस हिसाब से वो सही बोले, लोग मीम बना के वो गलत दिशा में जाते हैं, बट व्हेन यू थिंक लॉजिकली असल में समझो वो मूवमेंट ऐसे चलती है कि डॉलर बहुत ऊपर उठ जाए, तो बहुत सारे स्पेकुलेटर्स होते हैं जो सट्टा लगाते हैं, वो सट्टा लगाएंगे तो उसमें ये करेंसी का उसके उसके इसके साथ ये, फिर उसके कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आर्बिट्राज वगैरह करके वो ऐसी गेम कर देंगे कि हम गिर जाते हैं। एनीवेज, बट दैट इज द सिचुएशन कि ये नीर से हमें पता चलता है। अब एक और कंसेप्ट है रीर, ये क्या है, ये जो वैगनर कार है इसका पहले भाव था 4.5 लाख रुपए, जो 2023 में बढ़ के 7.5 अब तो 10 लाख या कुछ और हो गया होगा, तो भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर कोई आदमी ये कहे कि देखो मैं तो कॉलेज से पास आउट हुआ, मेरा तो पैकेज आ गया, बहुत अच्छा पैकेज है, 7.5 लाख रुपए मेरा तो साल का पैकेज है, तो क्या आपको लगता है ये आदमी इतना ही खुश हाल जिंदगी जी पाएगा जितना 1990s में कोई कमाने वाला जी पाता, जब नहीं, क्योंकि 1990s में कोई 4.5 लाख कमाता तो भी गाड़ी खरीद सकता था, ये आदमी को अब ज्यादा कमाना पड़ेगा तब जाके वो उतना ही खरीद पाएगा। यानी इन्फ्लेशन को अपने को एडजस्ट करना चाहिए। ये मूवीज का आप देखो कि शिवाजी और रोबोट 150 करोड़ के ऊपर कमाते हैं, पर ये साल 2000 के बाद आए। इसका जींस मूवी आया था 1998 में और वो 30 करोड़ कमाया था, तो क्या 30 करोड़ खराब है या अच्छा है, हम आइसोलेशन में नहीं बोल सकते। 100 करोड़ कैन नॉट बी द बेंचमार्क फॉर द इटर्निटी, आपको महंगाई से एडजस्ट करना पड़ेगा कि उस जमाने में कितनी महंगाई थी, हो सकता है उस जमाने में महंगाई ऐसी हो कि 40 करोड़ कमाए वो अच्छी बात है, और 30 करोड़ इसने कमाया तो बुरी बात है, तो वी हैव टू एडजस्ट इट विद इन्फ्लेशन। अब आप समझिए कि इन्फ्लेशन भी करेंसी एक्सचेंज को अफेक्ट करता है, बायर्स के डिसीजन को अफेक्ट करता है। हमने ये देखा था कि कैसे एक फॉरेन बायर रशिया से 500 ग्राम, एक फॉरेन बायर चाइना से 500 ग्राम और एक फॉरेन बायर भारत से 500 ग्राम चाय खरीद रहा है, और तीनों जगह एक ही बात है, $1 $1 $1।
अब किसी कारण से भारत का करेंसी एक्सचेंज वीक हो जाता, रुपया के मुकाबले डॉलर स्ट्रांग हो जाता, तो ये दोनों जने इधर आ जाते, एक्सपोर्टर्स को मजा आ जाती है, ये भी हम 2 दिन से देख रहे हैं। लेकिन हमने अब तक इन्फ्लेशन यानी महंगाई की बात नहीं की थी। मान लो ऐसा हो जाए कि भारत में चाय महंगी हो जाए, बारिश अच्छी नहीं आए, टी प्लांटेशन में कोई रोग लग जाए या कोई साइक्लोन सुनामी हो जाए, जिसके चलते शॉर्टेज होगी, तो $1 में 300 ग्राम चाय ही मिले, 500 ग्राम ना मिले बिकॉज़ शॉर्टेज होगी। या हम कहीं महंगाई बढ़ गई होगी, भारत में चाय महंगी हो गई थी इसलिए $1 में 300 ग्राम ही मिलती थी। तो फिर फॉरेन बायर क्या कहते हो, तो भाई मैं चीन से जाऊँ ना वो 500 ग्राम देता है, या श्रीलंका या केन्या से जाऊँ। तो इन्फ्लेशन विल आल्सो अफेक्ट द डिसीजंस, करेंसी एक्सचेंज अकेला तो अफेक्ट नहीं करता है, महंगाई भी असर करती है। अब जो नीर वैल्यू है, वो प्योरली एक्सचेंज रेट को देखता है, उसमें इन्फ्लेशन की तो बात हुई नहीं। तो नीर वैल्यू से हमें सारी क्लियर पिक्चर नहीं मिलती कि भारत में कितनी महंगाई है, उसके मुकाबले चीन में कितनी महंगाई है, तो बायर इस तरफ जाने का चांस ज़्यादा है या इस तरफ जाने का चांस ज़्यादा है, बिकॉज़ यू हैव टू कंबाइन बोथ थिंग्स, करेंसी एक्सचेंज रेट भी, अलग-अलग देशों के और महंगाई के स्तर भी, इन्फ्लेशन रेट्स भी। तो वी हैव टू कम अप विद अ न्यू नंबर दैट इज़ कॉल्ड रीर रीर। अब पिलर 1 से याद करो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, मान लो एसबीआई आपको ब्याज दे रही थी 6% माइनस इन्फ्लेशन महंगाई 11 थी, 11% इन्फ्लेशन था, तो रियल में आप कितना पैसा कमा रहे थे -5, नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट था। यानी कि नॉमिनल के साथ इन्फ्लेशन को एडजस्ट करो तो हमें रियल चीज़ मिलती है। तो इसी लॉजिक पे हमने बनाया नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर, कि अलग-अलग देशों की 36 करेंसीज, उसके साथ अपना एवरेज निकाल के हमने पता किया कि भारत का रुपया स्ट्रांग हो रहा है कि वीक हो रहा है। अब इस नीर नंबर को उन सभी देशों के अंदर जो महंगाई है उसके साथ एडजस्ट किया जाए, तो पता चले अच्छा चीन का रुपया, चीन का युआन वीक भी हुआ और महंगाई भी वहाँ पर कम है, वर्सेस भारत में रुपया वीक तो हुआ है लेकिन महंगाई बढ़ गई है, तो आएगा कि नहीं, ये सब हम एडजस्ट करना चालू करें। तो जो नया नंबर मिलता है उसे कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी कि रीर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो बात वही है, ये अलग-अलग देशों के साथ अपना एक्सचेंज रेट में इतना चेंज था, तो हम सिंपल एवरेज नहीं निकाल सकते थे। हमने अलग-अलग देशों के अंदर अपना वॉल्यूम के हिसाब से कितना ट्रेड होता है ऐसा वेट एवरेज निकाला, वेट एवरेज निकाला तो हमें मिला नीर। अब उसी नीर को जब हम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करें तो हमें नया नंबर मिलता है दैट इज़ कॉल्ड रीर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। मतलब वो आपको कंबाइंड इफेक्ट दिखाएगा कि एक्सचेंज रेट भी और इन्फ्लेशन के हिसाब से फॉरेनर कौन से देश की चीज़ खरीदना पसंद करेगा। नीर का तो हिसाब हमने देख लिया कि अगर 100 से गिरे तो रुपया वीक हो रहा है, 100 से ऊपर जाए तो रुपया स्ट्रांग हो रहा है, और उसमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को क्या असर होगा आप जानते हैं, क्योंकि स्ट्रांग वीक का ही वो तो हिसाब है। रील वैल्यू भी ऐसी है कि रील का मान लो बेंचमार्क हम गिने 100, तो यदि ये 100 से कम होगा इसका मतलब क्या, रुपया वीक हो गया और रियल टर्म्स में वीक हो गया, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद भी वीक हो गया, तो वो ऐसी बात है कि अपने एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी बात है। हमेशा समझो रुपया वीक होना इट इज़ गुड फॉर एक्सपोर्टर्स। तो अगर रियल वैल्यू भी आपको ये दिखाए कि 100 से कम है मान लो 90, सो दैट इज़ गुड फॉर आवर एक्सपोर्टर्स, क्योंकि अमेरिकन भारत से ज़्यादा किलोग्राम चाय खरीद पाएगा, ऐसा सोच के भारत से खरीदेगा, चीन या इथियोपिया या केन्या या युगांडा से नहीं खरीदेगा। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, 100 की जगह ये नंबर 110 हो जाए तो हम कहेंगे कि रुपया स्ट्रांग हो गया, रुपया स्ट्रांग हो गया। इसलिए देखो ये ग्राफिक्स आपके हैंड आउट में भी है, इधर आप मसल देखो, स्ट्रांग हो गया, रुपया स्ट्रांग हो गया। रुपया स्ट्रांग होना इंपोर्टर के लिए अच्छी बात है, एक्सपोर्टर के लिए खराब बात है। ये सब 2-3 बार खुद से भी लिखना कल और फिर मैट्रिक्स बनाना, फिर आप एमसीक्यू लगाओगे तो इट विल बी मोर ईज़ी। अभी जो नया इकोनॉमिक सर्वे आया उसने कुछ बात की कि देखो नीर वैल्यू जो है वो तो जो भी सपोज 97 के आसपास ही स्थिर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन जो ये रियल वैल्यू है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसमें आप देखो क्या हो रहा है, ये 2024 में आसपास जो भी 103 से लेके वो तो 107 चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, रील का ऊपर जाना मतलब अपना रुपया स्ट्रांग हो रहा है, रुपया बिकम स्ट्रांग इन रियल टर्म्स, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद भी वो स्ट्रांग ही है, तो इसका मतलब कि ये अपने एक्सपोर्टर के लिए अच्छी बात नहीं होगी, रुपया मजबूत हुआ है। और रील का मतलब हमारे मित्र राष्ट्रों की मुद्राओं और उनकी महंगाई के साथ एडजस्ट करके देखे उसके बाद भी ये स्ट्रांग ही हुआ है। तो मतलब समझो ये एक तरफ हम बोलते हैं 82 का 85 हो गया और रुपया वीक हो गया, बट व्हेन यू एडजस्ट विद इन्फ्लेशन आल्सो तो पता चले कि असल में स्ट्रांग हो गया, जो हमारे एक्सपोर्टर के लिए अच्छी बात नहीं। यार एग्जैक्ट फार्मूला में बहुत लोड नहीं लेना है, इंटरप्रिटेशन में बस 100 के ऊपर या नीचे गया इतना याद रखना है और बहुत लोड नहीं लेना है। इससे हमें पता क्या चलता है नीर और रील वगैरह के कंपैरिजन से, क्या सच में अपनी करेंसी वीक हो रही है, बाकी देशों का क्या सिचुएशन है, इस हिसाब से फॉरेनर्स अपना परचेजिंग डिसीजन क्या करेंगे, इट हेल्प्स एनालाइजिंग ऑल दीस थिंग्स, दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। अफगान करेंसी वो बहुत बेस्ट परफॉर्मिंग है, हालांकि मैंने वो हैंडआउट से डिलीट कर दिया क्योंकि अब ये मुद्दा इतना भी हॉट एंड हैपनिंग नहीं है। वो मामला क्या था वो कुछ दिन पहले मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया था। लास्ट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। मान लीजिए अमेरिका में कॉफी का एक कप $2 का और भारत में सेम मिलीलीटर ऑफ कॉफी विद सेम अमाउंट ऑफ शुगर एंड मिल्क एंड एवरीथिंग ₹20 की मिलती हो। आपके उधर $2 का है, इधर ₹20 का है, तो इसका मतलब कि $1 की वैल्यू ₹10 होनी चाहिए। इसे हम कहेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से एक्सचेंज रेट कि $1 शुड इक्वल ₹10। तो अब असल में तो ऐसा है नहीं, असल में तो ₹85 है। तो ये तो एक काल्पनिक उदाहरण है, इट इज अ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट जिसमें हम दो देशों की एक्सचेंज रेट को कंपेयर करते हैं उनके परचेजिंग पावर के साथ एडजस्ट करके। और ये तो समझ में इसलिए मैंने सिर्फ कॉफी लिखा है, असल में यू टेक अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज, ब्रेड है, मिल्क है, 4 5 10 25 चीजें आपकी, वो बास्केट खरीदने के लिए अमेरिका में कितना लगता है, भारत में कितना पैसा लगता है। जो मैंने आपको बताया रियल वैल्यू कि जहां पर हम एक्सचेंज रेट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर रहे थे, उसकी मदद से भी ये परचेजिंग पावर पैरिटी वाला एक्सचेंज रेट हम डिराइव कर सकते हैं। वो कैसे, वो फॉर्मूला काम की नहीं, बस एक लाइन में कबूल करो क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है कि हाँ भाई महंगाई के साथ एडजस्ट करके एक्सचेंज रेट निकालो, तो फिर उसे ये परचेजिंग पावर पैरिटी वाला एक्सचेंज रेट निकालने में वी कैन डिराइव इट समहाउ, निकाल सकते हैं किसी तरह से। ओईसीडी ग्रुप, वो क्या पिलर 2 बी में देखा था, ब्लैक मनी, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग में, उन्होंने एक बार सब कैलकुलेशन करके बोला कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $1 की वैल्यू होनी चाहिए कितनी, 1717 रुपीज, ₹17 होनी चाहिए। ओके, अभी तो 85 और ये 17, मतलब ये कैसे हो सकता है, हो सकता है पर उसकी दो शर्तें हैं। पहला, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होना चाहिए, मतलब सेंट्रल बैंक ने कोई दखल नहीं देनी चाहिए। अमेरिका का सेंट्रल बैंक तो दखल नहीं देता, तो आप पे पट्टी बना के जिसको $2 का एक्सचेंज करना करो, हम कुछ नहीं करेंगे। पर भारत का सेंट्रल बैंक तो टांग अड़ाते रहता है ना मैनेज फ्लोट सिस्टम में, इस कारण से वो ऐसा सीन बन गया है। दूसरा, बायलैटरल ट्रेड नीड्स टू बी फ्री ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ट्रम्प का आरोप है कि भारत सरकार तो 50% से ज्यादा टैक्स लगाती है हमारी चीजों पे, और सामने अभी वो रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पे उसने भी भारत की चीजों पे कुछ 26% टैक्स लगाने की बात की। तो जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक है करेंसी रेट डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप मार्केट फोर्सेस को प्ले करने दो, आरबीआई टांग नहीं अड़ाए, भारत सरकार टांग नहीं अड़ाए, उधर अमेरिकन सेंट्रल बैंक टांग नहीं अड़ाए और अमेरिकन सरकार टांग नहीं अड़ाए, तो फिर मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इवेंचुअली एक्सचेंज रेट को इस स्तर पे ला सकते हैं, व्हिच इज $1 इक्वल 17 रुपीस। एक मैगजीन है इकोनॉमिक्स मैगजीन, वो लोग भी ऐसा एक इंडेक्स निकालते हैं, बिग मैक इंडेक्स, मतलब ये जो मैकडॉनल्ड का बर्गर होता है अलग अलग साइज के छोटे बड़े बर्गर, तो जो उनका बिग मैक ऐसा बर्गर होता है, भारत में उसको महाराजा मैक क्या कुछ बोलते हैं, वेज महाराजा है कुछ, तो मान लो वो कितने रुपए का है और वो कितने डॉलर का है, दोनों को कंपेयर करके वो बोलते हैं कि इतना इंडेक्स या परचेजिंग पावर पैरिटी होना चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड बिग मैक इंडेक्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वहां तक पहुंचेंगे हम लोग कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है।
कि एक देश में एक साल के अंदर कितना नया गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुआ। मान लीजिए अमेरिका में 19 लाख करोड़ रुपीज रुपीज भी नहीं डॉलर 19 लाख करोड़ डॉलर्स का पैदावार हुआ, तो उतना जीडीपी है। भारत के अंदर 211 लाख रुपए का प्रोडक्शन हुआ, तो ये अपना जीडीपी है। तो अब सोचो ये ग्रेटर देन है कि लेस देन है, आपके कंपेरिजन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का सेम यूनिट नहीं है, ये डॉलर में लिखा है और ये रुपये में लिखा है। मैथ्स का कोई भी सम हो कि इसका स्पीड किलोमीटर पर आवर में और इसका मीटर पर सेकंड में, तो पहले तो दोनों को एक स्केल में लाना पड़ेगा ना, या तो दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट करो या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करो। तो ठीक है, हम लोग दोनों को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। तो अमेरिका का जीडीपी तो डॉलर में ही है कि 19 लाख करोड़ डॉलर्स, तो उसको तो कन्वर्ट नहीं करना है। भारत का जीडीपी रुपये में 211 लाख करोड़ रुपये, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 211 लाख करोड़ रुपये डॉलर में कितने होते हैं, और ये 2019 का डेटा है, तो उस वक्त 70 रुपये में डॉलर मिलता था। तो स्वाभाविक डिवाइड करेंगे तो पता चले कि भारत का जीडीपी डॉलर टर्म्स में कितना है, 3 लाख करोड़ डॉलर्स। तो ये जो हमारा जीडीपी, क्या कहेंगे, जीडीपी एट नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल मतलब जो सब लोग कागज में दिखा के बोलते हैं, तो कागज पे तो यही है 70 रुपीज 2019 के अंदर जो भाव चलता था, तो दिस इज जीडीपी एट नॉमिनल एक्सचेंज रेट। लेकिन अभी हमने देखा ओईसीडी ग्रुप क्या बोल के गया कि एक्सचेंज रेट तो ऐसा भी हो सकता है कि $1 का भाव 17 रुपये 17 रुपीज हो। तो अगर हम उस रेट पे जीडीपी को कन्वर्ट करें तो भारत का जीडीपी कितना है, 211 लाख करोड़ रुपये। और अब हम एक्सचेंज रेट कौन सा यूज करें, परचेजिंग पावर पैरिटी वाला, कि $1 का 17 रुपीज गिनो, तो फिर जीडीपी की रकम क्या आएगी भारत की, 12 लाख करोड़ डॉलर्स। जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट इज 12 लाख करोड़ डॉलर्स। तो जब हम जीडीपी को कंपेयर करें अलग अलग देशों के, और वो भी परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स के हिसाब से कंपेयर करें, तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहला तो बराबर है कि अमेरिका है, दूसरा चाइना है, तीसरा भारत है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एज पर द परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स। ये कोरोना के पहले की कंपैरिजन है, हालांकि अभी भी इसके आसपास ही रहेंगे हम लोग। और ये कब, जब $1 70 रुपीज हो, इतना तो है नहीं, वो तो 85 चलता है, इसलिए अलग आंकड़े चलते हैं जो हम लोग चौथे पिलर में आराम से देखेंगे। ट्विन डेफिसिट क्या होता है, जब आपके देश का फिस्कल डेफिसिट भी बहुत गिर गया हो, मतलब बहुत ज्यादा हो, और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी जो समस्या होती है, व्हेन अ कंट्री सफरिंग फ्रॉम हाई लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड हाई लेवल ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, इट इज कॉल्ड ट्विन डेफिसिट। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने एक बार बोला था। बस तो खेल खत्म। बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंसी एक्सचेंज, एसडीआर, नीड, परचेजिंग पावर पैरिटी देख लिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म। एक एमसीक्यू करते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम देखते हैं। लेट मी चेक। मैं पहले तो आपको 40 सेकंड देखता हूँ, आप पहले सोचिए कि क्या है प्रश्न, क्या है। टाइम और सेकंड्स। हाँ, तो मेरा आपको क्या लगता है, वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। मेघा, गुड़िया, अलका, अभिराज, टिकू, अनीश, अमरीश, सायरा, आनंदिता, हिमांशु, आशुतोष, आवी, निशा, प्रीति, शालू, शगुफ्ता, अभिषेक, अपूर्व, हिमांशु, सुप्रिया, अंकुश, साक्षी, हरदीप सिंह, हयात, सैमी, संभवी, भावना, अंचल, शुभलक्ष्मी, अनु, पिंकी, लोकजैंग, दिव्या, अंजलि, प्रतीक्षा, ऋषि, विराट, प्रभात, रुपेंद्र, सुशांत, रूही, आस्था, सोनिया, जयवीन सिंह, अरविंद, अरविंद, अभिषेक, राहुल, छवि, आशुतोष, अमर, ऋतिक, किशोर, ओमेन, आदेश, करेक्ट आंसर्स। देखिए भारत की फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व के अंदर क्या गोल्ड है, ये एसडीआर और उसका आरटीपी है, और फॉरेन करेंसी एसेट्स। तो इसके अंदर आप देखो सबसे ज्यादा तो फॉरेन करेंसी एसेट्स ही है। हालांकि उसने क्या लिखा है, फॉरेन करेंसी, करेक्ट टर्म क्या होगा, फॉरेन करेंसी एसेट्स। माने डॉलर हम रखते हैं, पर वो ज्यादातर डॉलर हम कैश में नहीं रखते, उसके हम अमेरिकन सरकार के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद लेते हैं ताकि आरबीआई को अमेरिका से इंटरेस्ट ब्याज कमाने को मिले। तो उसके फॉरेन करेंसी एसेट ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन शायद वो एग्जामिनर जनरल सेंस में ही पूछ रहा है, तो इस कारण से हम करेक्ट माने। फिर दूसरा क्या है कि ये बहुत ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व रखेंगे आप $3 ट्रिलियन का, तो इसका कोई आपको खर्चा नहीं है। खर्चा तो है, काल्पनिक नुकसान बहुत ज्यादा है, जो हमने देखा था कि जब आप एक बड़ा फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं तो नॉन ट्रेडेबल सेक्टर जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इसको आप नेगलेक्ट कर रहे हैं। सारी आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी, सब्सिडी, टैक्स ब्रेक सब कुछ जा रहा है एक्सपोर्टेबल सेक्टर्स की तरफ, तो ये नेगेटिव कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने पूछा। और ये यूपीएससी एग्जामिनर वही इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है कि देयर इज अ कॉस्ट इन होल्डिंग लार्ज फॉरेक्स रिजर्व, क्या वो नुकसान तो है, उस संदर्भ में वो पूछ रहा है। सो दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट, सो द आंसर इज 1 ओनली। और भी बहुत सारे सवाल हैं, और नए नए जितने पढ़ा, तो कुल मिला के समझिए आज तो क्लास खत्म हुआ। मंगलवार को पिलर 3 मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट एफडीआई वाली टेस्ट होगी, 50 से 60 सवाल है, मतलब मेरे ख्याल से पहले 50 थे, 10 तो मैंने आज और एक्स्ट्रा बना दिए, जो भी आपने एक नया पढ़ा इसमें से। बुधवार को टेस्ट होगी पिलर 3 मतलब करेंसी एक्सचेंज वाला, उसमें भी 55 जितने तो हो गए मेरे ख्याल से। तो बिना पढ़े अटेंड मत करना, वरना वो इट विल बी वेस्ट ऑफ योर टाइम, क्योंकि 50 मतलब लगभग 1 घंटे की वो टेस्ट चलेगी। बुधवार को फिर मैं रात को जो भी आपके डाउट है उसके जवाब अपलोड करता हूं पीडीएफ फाइल में। गुरुवार को वापस मिलेंगे, तो पिलर 3 सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो समझेंगे। उसके बाद ये खत्म होगा तो पिलर 4 में जाएंगे, एग्रीकल्चर वगैरह। तो सी अकॉर्डिंगली कल परसों टेस्ट में आप ध्यान से वो मार्क्स लाइए। और ये भी समझो मित्रों, इट इज मोस्टली डन इन डस्टेड। ये तो जो भी टॉपिक्स थे, ज्यादातर तो थियरी और कांसेप्ट ही पूछ रहा था, एक बार इस पे ग्रिप हासिल कर ली, फिर इसको सीधा एग्जाम की अगली रात देखना है, रोज लेके नहीं बैठना है। भले रोज ट्रम्प हंगामी करता रहे, रुपया ऊपर या नीचे गया, भाई तो लॉजिक की बात है ना, एडवर्स पॉलिसी होगी तो नीचे जाएगा, पॉजिटिव पॉलिसी होगी तो नीचे नहीं जाएगा। फिर वो कल परसों की टेस्ट में आप सब देखना। ऑल द बेस्ट, लेट्स